ये कहानी काफी साल पुरानी है। जनकनगर नाम के एक गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में एक बहुत प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आंखें और काले लंबे घने बाल थे, जिस वजह से उसे सभी लोग चांदनी कहकर बुलाते थे। चांदनी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही सुशील भी थी। गांव में हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। चांदनी जब थोड़ी सी बड़ी होती है, उसकी माँ उसको एक प्यारी सी गुड़िया लाकर देती है। चांदनी उस गुड़िया के साथ बहुत खेलती है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और चांदनी ठंडे ठंडे पानी से नहाकर घर के आंगन में अपने बाल सुखा रही थी। तभी एक प्यारा सा सांप का बच्चा गर्मी के मारे उसके बालों में ठंडक पाने के लिए घुस गया। तभी चांदनी की दोस्त मेघा उसको आवाज देती है, चांदनी, अरे ओ चांदनी, खेलने नहीं जाना है क्या? हम लोग कितने देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों भला? अरे तू भूल गई क्या? आज मेरे गुड्डे और तेरी गुड़िया की शादी है। अरे हाँ, तो रुक, मैं अभी अपनी गुड़िया को लेकर आती हूँ। उसके बाद चांदनी अपने कुछ और दोस्तों के साथ घर घर खेलने लगी। उन बच्चों ने मिलकर शादी की रस्में की। अब गुड्डा और गुड़िया की 7 फेरों वाली रस्म बच गई थी। चांदनी अपनी गुड़िया को हाथ में लेकर फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ चांदनी के बालों में सोए हुए सांप के बच्चे के भी 7 फेरे हो गए। तभी पंडित बना चांदनी का दोस्त बोलता है, चलो अब गुड्डे और गुड़िया की शादी संपन्न हुई। अब गुड्डा और गुड़िया पति पत्नी हुए। चांदनी, अब अपनी गुड़िया तुम मेघा को दे दो। नहीं, मैं अपनी गुड़िया नहीं दूंगी। भला मैं अपनी गुड़िया क्यों दूं? अरे बुद्धू, शादी होने के बाद पत्नी अपने पति के घर ही जाती है। हाँ चांदनी, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम घर जाकर अपनी माँ से पूछ लो। चांदनी अपनी गुड़िया लेकर उदास मन से घर आ जाती है। वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज मेरी गुड़िया और मेघा के गुड्डे ने साथ में 7 फेरे लिए, तो क्या मेरी गुड़िया मेघा की हो गई? हाँ चांदनी बेटा, जिसके साथ हम 7 फेरे ले लेते हैं वही हमारा पति होता है। शादी के बाद पत्नी की सारी जिम्मेदारी पति की होती है, जैसे उसका ख्याल रखना, उसको खुश रखना, उसको जरा भी नुकसान न पहुंचाना। मेघा ने तुमसे बिल्कुल सही कहा था। माँ से ये सब सुनने के बाद चांदनी अपनी गुड़िया ले जाकर मेघा को दे देती है। ये सब होता देख चांदनी के बालों में छुपा सांप का बच्चा सोचता है, ऐसे तो मैंने भी चांदनी के साथ 7 फेरे ले लिए, तो मैं उसका पति हुआ ना। अब मुझे भी चांदनी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। आज से चांदनी मेरी पत्नी है। ये सब सोचकर वो सांप का बच्चा उसके बालों से निकलकर चुपके से खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब वो घर जाकर अपनी माँ से यही सवाल पूछता है और उसकी माँ भी उसे वही जवाब देती है। हाँ बेटे, जिसके साथ तुम्हारे 7 फेरे होंगे वही तुम्हारी पत्नी होगी। पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। बात का जवाब सुनकर सांप का बच्चा अब ये सोचने लगा था कि वही चांदनी का पति है। आज से मैं चांदनी का पति हूँ और उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चांदनी को हमेशा खुश रखूंगा। और उस दिन से वो सांप का बच्चा साए की तरह चांदनी पर नजर रखने लगा। एक दिन जब चांदनी अपनी माँ के लिए बाग से मीठे मीठे आम तोड़कर ला रही थी, तभी उसे रास्ते में गांव की एक बिगड़ैल लड़की कंचन मिल जाती है। अरे ओ चांदनी, ये आम तो बहुत मीठे हैं, तुम मेरे लिए लाई हो क्या? नहीं, ये आम मैं अपनी माँ के लिए लाई हूँ। अगर तुम्हें भी आम खाना है तो खुद से बाग जाकर तोड़ लो। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये आम की टोकरी इधर लाओ और खुद से बाग जाकर तोड़ लेना। इतना बोलकर कंचन ने चांदनी के सारे आम छीन लिए। जब चांदनी ने उसे रोकने की कोशिश की तो कंचन ने उसे जोर से धक्का मार दिया और जमीन पर गिरा दिया। ये सब वो सांप का बच्चा देख रहा था। उसने जब देखा कि कंचन ने चांदनी को धक्का मार दिया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और कंचन के पास जाकर बोला, कंचन की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चांदनी को धक्का मारकर उसके आम छीनने की? जल्दी से उसे आम लौटा दो और उससे माफी मांगो, वरना मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप को बोलता देख कंचन बहुत ज्यादा डर गई। उसने चांदनी को उसके सारे आम लौटा दिए और उससे माफी भी मांगी। चांदनी, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हें तो क्या, अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त एक सांप है।
अपने दोस्त को बोलो कि वो मुझे छोड़ दे, प्लीज चांदनी। चांदनी को कुछ भी समझ में नहीं आया और वो आम लेकर घर चली गई। घर जाकर चांदनी ने मेघा से उस सांप के बारे में बताया। अरे पागल, वो सांप संयोग से कहीं से आ गया होगा, तुम उसके बारे में इतना मत सोचो। वो दोनों इसके बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वो सांप का बच्चा आता है और बोलता है, मैं संयोग से नहीं आया हूँ, मैं तो चांदनी का पति हूँ और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन गुड़िया और गुड्डे की शादी हुई थी उस दिन मैंने भी चांदनी के साथ फेरे लिए थे, मैं उसके बालों में छुपा हुआ था। सांप को बोलता देखकर चांदनी और मेघा डरकर भागने लगती हैं। चांदनी, इसकी कोई बात मत सुनो, भागो। सांप को चांदनी का इस तरह भागना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे चांदनी मुझसे बिना डरे बात करे, वो मेरे साथ खेले, आखिर वो मुझसे इतना क्यों डरती है। सांप ने चांदनी से बात करने की बहुत कोशिश करी, चांदनी नहीं मानी। वो जब भी सांप को देखती वो डरकर भाग जाती। एक बार जनक नगर में बहुत बड़ा मेला लगा। मेले के बारे में सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हुए थे। चांदनी और मेघा भी बहुत ज्यादा खुश हुईं। चांदनी, आज हम मेला घूमने चल रहे हैं, तुम भी तैयार होकर जल्दी आ जाना। और हाँ, आज हम फ्रॉक पहन रहे हैं तो तुम भी फ्रॉक पहनकर ही चलना। ठीक है मेघा, मैं जल्द ही तैयार होकर आ जाऊंगी, मुझे भी मेला घूमने का बहुत दिन से इंतजार था। माँ, आज मुझे मेला घूमने जाना है तो प्लीज मेरी फ्रॉक निकाल दो, मैं नहाने जा रही हूँ। चांदनी की माँ काम में व्यस्त होने के कारण उसकी फ्रॉक निकालना भूल जाती है। तभी सांप खूबसूरत सा फ्रॉक बाहर लाकर रख देता है। बस बहुत हो गया चांदनी, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही होगी। अब देखता हूँ चांदनी को मेरे साथ मेला जाने से कौन रोकता है। ये एक जादुई फ्रॉक है, जैसे ही ये फ्रॉक चांदनी पहनेगी वो पूरी तरीके से मेरे वश में हो जाएगी, फिर तो मेरी सारी बात मानेगी वो। इतना बोलकर सांप वहाँ से गायब हो जाता है। चांदनी जब नहा कर आती है तो वो इतनी प्यारी फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई फ्रॉक को पहन लेती है और अपनी माँ से बोलती है, मेरी प्यारी माँ, आपने मेरे लिए इतनी सुंदर फ्रॉक लाई हो, आप बहुत अच्छी हो माँ। पर बेटा, ये फ्रॉक तो मैं लेकर नहीं आई, तुझे कहाँ से मिली ये? माँ, मैं जब नहाने जा रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि मेरी फ्रॉक निकाल देना और आपने निकाल दी। ओफो माँ, आप भी ना आजकल सारी बातें जल्दी जल्दी भूलने लगी हो। अच्छा, अब मुझे मेले में जाने में देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे होंगे। कौन सा दोस्त? मेघा तो हमेशा तुझे बुलाने आती है ना। माँ, वो मेघा बहुत ही गंदी है, अब वो मेरी दोस्त नहीं है। मैंने एक बहुत ही प्यारा दोस्त बनाया है, मैं उसी के साथ मेला घूमने जाऊंगी। चांदनी की माँ को ये सब सुनकर बहुत ही हैरानी होती है। माँ कोई और सवाल पूछती उससे पहले ही चांदनी वहाँ से चली जाती है और सांप के पास जाकर बोलती है, चलो दोस्त, मेला घूमने चलते हैं। मेरा जादू बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये जादुई फ्रॉक बहुत ही काम की चीज है, चलो मेला चलते हैं। इधर मेघा को जब पता चलता है कि चांदनी अकेले ही मेला चली गई तो वो अपने कुछ और दोस्तों के साथ मेला घूमने आती है। वहाँ पर जब सांप को चांदनी के साथ मेला घूमते हुए देखती है तो वो हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये चांदनी क्या कर रही है? सांप के साथ मेला घूम रही है। चांदनी, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सांप के साथ मेला घूम रही हो? मेघा, ये सांप नहीं है, ये तो मेरे पति है और आज मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूँ। चांदनी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी हम बच्चे हैं और बच्चों की शादी नहीं होती। मेरे साथ घर चलो। चांदनी, तुम्हें क्या हो गया है? चांदनी, मेरे साथ घर चलो। मेघा, हमारे रास्ते से हट जाओ, चांदनी मेरी है और मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, अब ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। क्यों? क्या किया है तुमने इसके साथ? मैं तुम्हें चांदनी को कहीं ले जाने नहीं दूंगी, ये मेरी दोस्त है, मैं तुम्हें चांदनी को कहीं ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन वो एक नहीं सुनता और मेघा को धक्का देकर चांदनी को लेकर चला जाता है। इधर मेघा किसी तरह घर आकर चांदनी की माँ को सब कुछ बताती है। ये सुनने के बाद चांदनी की माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बच्चों, मेरे साथ गुरु माँ रेणुका के पास चलो, अब वही मेरी बच्ची को उस दुष्ट सांप से बचा सकती हैं। जल्दी चलो। गुरु माँ रेणुका, मेरी बच्ची की रक्षा करो माँ, वो सांप मेरी बच्ची को बंदी बनाकर जंगल में ले गया है माँ। घबराओ नहीं,
रेणुका के होते हुए कोई भी सांप तुम्हारी बच्ची का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय भवानी। इतना बोलकर रेणुका अपनी जादुई कटोरी में देखकर कुछ ध्यान करती है। तुम्हारी बेटी को सांप ने अपने वश में कर रखा है। खेल खेल में हुई एक गलती को सच मानकर चांदनी को अपनी पत्नी समझ रहा है। तुम्हारी बेटी को उस सांप से छुटकारा तभी मिल पाएगा जब तक तुम्हारी बेटी उसके दिए हुए फ्रॉकों को जलाकर राख नहीं कर देती। फ्रॉक के जलने के साथ साथ उसकी सारी जादुई शक्तियाँ भी जल जाएगी। ये लो भभूति, इस भभूति को सांप के ऊपर डाल देना। इसके डालते ही वो सांप चांदनी को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। अब जाओ। रेणुका से भभूति लेने के बाद चांदनी की माँ और मेघा चांदनी को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पहाड़ी पर चांदनी दिखाई देती है। चांदनी सबको अपनी तरफ आते देख भागने लगती है। तभी मेघा बोलती है, चांदनी देखो, हमें गलत मत समझो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, हमें गलत मत समझो। अगर तुम लोग मुझे लेने आए हो तो चले जाओ, क्योंकि अगर मेरे पति ने तुम लोगों को देख लिया तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटा चांदनी, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। क्या अब हम अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकते? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सब आ जाइए, मेरे पति बस आने ही वाले हैं, उनसे मिलकर फिर घर जाना। चांदनी बेटा, इससे पहले अपनी माँ की भी एक बात मान लो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक सिलकर लाई हूँ। इसे अपनी माँ के लिए एक बार प्लीज पहन कर दिखाओ। माँ के कहने पर जैसे ही वो दूसरी फ्रॉक को पहनने के लिए जादुई फ्रॉक को उतारती है, वैसे ही उसकी माँ उस फ्रॉक को जला देती है। तभी वहाँ पर वो सांप आ जाता है। ये आपने क्या किया? हमने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है दुष्ट सांप, ये ले। इतना बोलकर चांदनी की माँ उस भभूति को सांप के ऊपर छिड़क देती है। भभूति पड़ते ही वो सांप सब कुछ भूलकर जंगल में चले जाता है और मुड़कर पीछे तक नहीं देखता। माँ, ये मैं कहाँ हूँ और आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेघा, तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चांदनी, हम सब इस पहाड़ी पर घूमने आए थे, अब घर चलो। और घर आकर सभी लोग उसे एक बुरे सपने की तरह भूलकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। नागलोक में चंदा और प्रथा नाम की दो नागिन बहनें रहती थी। उन दोनों बहनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, परंतु उनकी शक्ल अलग अलग थी। चंदा एक सुलझी और समझदार नागिन थी, तो वहीं प्रथा घमंडी और नकचुड़ी नागिन थी। वो बस सुंदर और अच्छे दिखने वाले लोगों से ही बात करना पसंद करती थी। एक दिन दोनों बहनें नागलोक के नदी किनारे बैठकर अपने बालों को धो रही होती है। तभी वहाँ पर काली नागिन आती है और चंदा से बोलती है, चंदा, प्रथा, कैसी हो तुम दोनों? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो काली नागिन? आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे अपने आकार को बड़ा करने वाला जादू सीखना था, क्या तुम दोनों मुझे सिखा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझसे अच्छा ये जादू प्रथा को आता है, तुम उसी से सीख लो। प्रथा, क्या तुम मुझे वो जादू सिखा दोगी? तुम मेरे से बात मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझसे बात करने में तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ, मुझे बहुत परेशानी है। कहाँ मैं इतनी सुंदर और तुम इतनी काली। चंदा, काली नागिन को जादू तुम्हें सिखाना है तो सिखाओ, लेकिन मुझे सिखाने को मत बोलो। इतना कहकर प्रथा वहाँ से चली जाती है। फिर काली नागिन को रोते हुए देख चंदा कहती है, काली नागिन, प्रथा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हें वो जादू सिखा दूंगी, तुम चिंता मत करो। उसके बाद चंदा काली नागिन को अपना आकार बड़ा करने वाला जादू सिखाती है। इसी तरह समय बीतता है। पूरे नागलोक में जहाँ चंदा सबकी मदद करती, वहीं प्रथा सबसे लड़ाई करती रहती थी। इसी तरह एक दिन प्रथा और चंदा के बचपन का दोस्त राकेश उनसे मिलने आता है, जिसे देखकर प्रथा की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन राकेश बचपन से ही चंदा से प्यार करता था। आते ही राकेश सबसे पहले चंदा से कहता है, चंदा, तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो जितनी तुम बचपन में हुआ करती थी। शुक्रिया राजेश। तभी प्रथा एकदम से बोल पड़ती है, अच्छा, तुम सिर्फ चंदा की तारीफ करने आई हो, क्या मैं तुम्हारी दोस्त नहीं? अरे, ये तुम कैसी बातें कर रही हो?
तुम भी बहुत खूबसूरत हो, बस तुम्हारी नाक थोड़ी टेढ़ी हो गई है क्योंकि 24 घंटे इस पर गुस्सा जो रहता है। राकेश की बात सुनकर चंदा हंसने लगती है। ये देखकर प्रथा को गुस्सा आता है और वो अपने नागिन रूप में आ जाती है और अपनी आंखों को लाल करके गुस्से में बोलती है, मेरी जुड़वा बहन होकर तुम मेरे ही मजाक पर हंस रही हो। तभी एकदम से राकेश कहता है, अरे अरे प्रथा, तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। राकेश की बात सुनकर प्रथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी राकेश चंदा से कहता है, बाप रे, कितना गुस्सा आता है प्रथा को, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था। मेरे लिए तो ये सब साधारण है, ये प्रथा का रोज का ही है। तुम तो जानते हो ना उसको कितना गुस्सा आता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और राकेश और चंदा की नजदीकियां बढ़ने लगती है। तो वहीं प्रथा के मन में भी राकेश को लेकर प्यार बढ़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब राकेश और चंदा सांप के रूप में टहल रहे होते हैं, तभी अचानक से चंदा की पूंछ एक पत्थर से दब जाती है। फिर चंदा अपने इंसानी रूप में आती है। उसके पैरों में जरा चोट लग गई थी। चंदा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा खून निकल रहा है। अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। राकेश चंदा के घाव को साफ करता है और कहता है, बहुत दर्द हो रहा है क्या चंदा? नहीं नहीं, ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। इतना कहकर राकेश चंदा के पैरों को चूम लेता है। ये सब देख चंदा कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ चंदा। मैं चाहता हूँ हमारा ये साथ जन्मों जन्म तक हो जाए। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन कभी तुम्हें कह नहीं पाया। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद एक साथ नृत्य करने लगते हैं और उनको ऐसा करते हुए प्रथा देख लेती है और गुस्से में आग बबूला हो जाती है और खुद से ही बोलती है, मेरी ही बहन होकर मेरा ही घर उजाड़ रही है। क्या इसे इतना नहीं पता कि मैं राकेश से कितना प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी भी हाल में पाना चाहती हूँ। फिर भी ये उसके साथ नृत्य कर रही है और मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगी और राकेश को तो मैं पाकर ही रहूँगी। फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, राकेश मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसके बाद प्रथा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और राकेश को पाने की आग उसके मन में चंदा के लिए नफरत पैदा कर देती है। अपनी शक्तियों को 4 गुना बढ़ाने के लिए प्रथा घोर तपस्या करती है। इसके लिए वो बिना किसी को बताए दूर बर्फीली पहाड़ी के ऊपर शिव मंदिर के पास बैठकर तपस्या करने लगती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बिना कुछ बताए प्रथा के गायब हो जाने की वजह से चंदा बहुत परेशान हो जाती है। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। चंदा अपनी बहन को हर जगह ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। एक दिन चंदा राकेश से कहती है, प्रथा ने पहली बार ऐसा किया है। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसे गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करती है। चंदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रथा आ जाती है और कहती है, चंदा देखो, मैं आ गई। मेरी बहन, तुम इतने महीनों से कहाँ थी? क्या तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? मैं शिव जी की तपस्या करने गई थी। मैंने कभी किसी नाग नागिन से ठीक से बात नहीं की और मेरे कर्म भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गई थी। अब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। अब मैं सभी से विनम्र होकर बात करूँगी। इतना कहकर प्रथा वहाँ से चली जाती है। चंदा अपनी बहन के वापस आ जाने से बहुत खुश थी, लेकिन राकेश को प्रथा के बदले व्यवहार को देखकर उस पर थोड़ी शंका हो रही थी। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और प्रथा नागलोक में सभी से बहुत हंसकर बात करती थी। एक दिन चंदा अपनी गुफा में आराम कर रही थी। तभी तपस्या से प्राप्त की हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके प्रथा राकेश का रूप लेकर वहां आती है और कहती है, चंदा, आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। न जाने क्या अनहोनी होने वाली है। क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ? क्यों नहीं राकेश। फिर वो चंदा को गले से लगा लेता है
उसके बाद राकेश का रूप ली हुई प्रथा चंदा पर एक खंजर से वार कर देती है। तभी चंदा दर्द से कराहती हुई जमीन पर गिर जाती है। उसके गिरते ही प्रथा वापस अपने असली रूप में आ जाती है। अपनी बहन को देख चंदा कहती है, प्रथा, मेरी बहन, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों ना करती मैं ऐसा? आज तक सबका प्यार सिर्फ तुम्हें मिला है। मैंने सिर्फ एक लड़के से प्यार किया, लेकिन तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। थोड़ी देर बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, फिर राकेश सिर्फ मेरा होगा। अब मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ। इतने महीने तपस्या करके मैंने यही हासिल किया है। इतना कहकर प्रथा चंदा का रूप ले लेती है और सीधा राकेश के पास चली जाती है और उसके गले लग जाती है। गले लगने पर राकेश को कुछ अजीब सा फील होता है। तभी उसकी नजर चंदा के पैरों पर जाती है। वो देखता है कि कुछ दिन पहले चंदा के पैर पर जो चोट लगी थी वो गायब है। राकेश को समझते देर नहीं लगती कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत चंदा के बाल पकड़ लेता है और कहता है, कौन है तू? सच सच बता, वरना मैं तेरा बाल कभी नहीं छोड़ूंगा। राकेश, मैं तुम्हारी चंदा हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? झूठ मत बोल, तू मेरी चंदा है ही नहीं। बता मेरी चंदा किस हाल में है? उसके बाद प्रथा अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम्हें सिर्फ वो चंदा पसंद है। ऐसा क्या है उस चंदा में जो मुझ में नहीं है? दिल, एक साफ दिल जो उसके पास है और तुम्हारे पास नहीं है। तुमने जो हरकत की है, अगर तुम्हारी जगह वो होती तो कभी नहीं करती। बस यही फर्क है तुम दोनों में। इतना कहकर राकेश भागता हुआ गुफा में जाता है। वो देखता है कि चंदा जख्मी हालत में पड़ी हुई है। वो तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको ठीक करता है। उसके बाद राकेश नागराज से प्रथा की शिकायत करता है। नागराज प्रथा की सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंदी बना लेते हैं। और दूसरी तरफ राकेश और चंदा जंगलों में घूम घूम कर अपना जीवन हंसी खुशी और प्यार से व्यतीत करने लगते हैं। ये कहानी मिर्जापुर नामक गांव की है, जहां पर सुषमा अपनी बेटी और सास ससुर के साथ रहती थी। सुषमा गर्मी के समय में आम बेचने का काम किया करती थी। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा किया करती थी। सुषमा के पड़ोस में एक वीरू नाम का आदमी रहता था, जो आइसक्रीम बेचने का काम करता था। वो हमेशा सुषमा के परिवार की गरीबी देखकर उनका बहुत मजाक बनाता था। सुषमा का हर रोज का नियम था, वो आम बेचने जाने से पहले अपने सास ससुर का आशीर्वाद जरूर लिया करती थी। ज्यादातर सुषमा और वीरू एक साथ ही अपना ठेला लेकर बाजार में बेचने के लिए निकलते थे। एक दिन की बात है, सुषमा सुबह अपना आम का ठेला लेकर बाजार के लिए निकलती है कि तभी वीरू भी अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर निकलता है। बाजार के बीचों बीच अपना ठेला लगाकर दोनों अपना अपना काम शुरू करते हैं। तभी वीरू के ठेले पर एक छोटी सी बच्ची आती है। वो काफी दिनों से भूखी लग रही थी। वो वीरू से कहती है, अंकल अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना, बस एक आइसक्रीम दे दो। अरे चल चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वीरू उस छोटी सी बच्ची को अपने आइसक्रीम के ठेले से भगा देता है। तभी वीरू की नजर सुषमा के ठेले पर जाती है, जहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये देखकर वीरू मन ही मन सोचता है, ये सुषमा का ठेला तो कहीं पर भी अच्छा चलता है, इसे यहाँ से भी भगा देता हूँ। मन में ऐसा सोचकर वीरू सुषमा के पास चला जाता है और कहता है, अरे सुषमा, तुम्हारे आम के ठेले की वजह से लोग मुझसे आइसक्रीम नहीं खरीद रहे हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं वीरू भैया? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का धंधा बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। सुषमा बहुत ही सीधी सादी औरत थी। उसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना ठेला लेकर बाजार की दूसरी तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर वो कहती है, ताजे ताजे पके हुए आम ले लो, चीनी से भी मीठे आम ले लो। सुषमा की आवाज सुनकर कई सारे लोग उससे आम खरीदने के लिए आते हैं। उस दिन सुषमा के आधे से ज्यादा आम बिक चुके थे। देखते ही देखते सुषमा के सारे आम बिक जाते हैं। इसलिए सुषमा थक कर एक पेड़ की छाया में बैठ जाती है।
सुषमा खाना खाने के लिए अपना खाना निकालती है। तभी उसकी नजर एक भिखारी पर जाती है जो आते जाते लोगों से खाना मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये देखकर सुषमा को बहुत बुरा लगता है। वो अपना खुद का खाना उस भिखारी को दे देती है। तभी वो भिखारी आश्चर्य भरी नजरों से सुषमा को देखने लगता है तो सुषमा उससे कहती है, खा लीजिए बाबा, आपको बहुत भूख लगी है ना, ये सारा खाना आप खा लीजिए। सुषमा के ऐसे व्यवहार से वो भिखारी बहुत खुश होता है। सुषमा अपना खाना उसको खिलाकर अपना ठेला लेकर घर की ओर निकलती है। तभी एक साधु बाबा सुषमा को रोककर उससे कहते हैं, बेटी कहाँ जा रही हो? बहुत प्यासा हूँ, जरा पानी पिला दो। बाबा मेरे पास तो पानी है नहीं, लेकिन आप रुकिए, मैं अभी आसपास से आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सुषमा तुरंत पानी की तलाश में चली जाती है और पानी लेकर बाबा के पास आ जाती है और बाबा को पानी पिला देती है। आपको जितना पानी पीना है पी लीजिए बाबा, आज बहुत धूप है। साधु बाबा पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुषमा अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी सुषमा देखती है कि एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे लेटी हुई थी और बुखार के कारण कांप रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर सुषमा अपने मन में सोचती है, लगता है इनकी तबीयत खराब है, मैं अपना गमछा इनको उड़ा देती हूँ, इससे इनको थोड़ी राहत तो मिल ही जाएगी। मन में ये सोचकर सुषमा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे अपना गमछा उड़ा देती है। हाँ अब ठीक है, इससे इनको थोड़ा आराम तो मिलेगा। उसके बाद सुषमा अपने घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जियां खरीदकर अपने घर चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाती है। रात के समय सुषमा अपने सास और ससुर से कहती है, आपको पता है सासू माँ, आज मेरे सारे आम बिक गए थे। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह सुषमा का परिवार खुशी खुशी रह रहे थे। सुषमा की खुशी देखकर वीरू को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन वो अपने मन में सोचता है, ये सुषमा की बच्ची आम बेचती है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी कमाई हो जाती है। इसका तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास, आज रात में इसका ठेला और सारे आम चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ इसका परिवार कैसे खुश रहता है। रात को वीरू चोरी छुपे सुषमा के आंगन में घुस जाता है और सुषमा का ठेला और आम चुराकर अपने घर ले जाता है। अगली सुबह सुषमा जब उठकर अपने आंगन में आती है तो वो देखती है कि उसका आम और ठेला दोनों ही गायब है। ये देखकर सुषमा बहुत दुखी होती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, अब अपने घर का गुजारा कैसे करूंगी मैं? मेरा तो ठेला और आम दोनों किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूंगी? मेरा सारा परिवार तो मेरे कमाई पर निर्भर है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? सुषमा अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सुषमा की बेटी आरती वहाँ पर आकर अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, आज आप इतना सुबह सुबह परेशान क्यों हो? अब मैं क्या बताऊं बेटी, किसी ने ठेला और आम दोनों ही चुरा लिए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे हाँ, सच्ची में माँ, हमारे यहाँ तो चोरी हो गई। आप चिंता मत करो माँ, कुछ न कुछ हल जरूर निकल कर आएगा। हाँ, मैं कोई और काम ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। सुषमा बहुत उदास थी। नया काम ढूंढने के लिए वो घर से निकल जाती है। सुषमा को कहीं जाता देख वीरू मन ही मन बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ सुषमा काम की तलाश में पूरे गांव में घूमने लगती है। तभी उसे वही साधु बाबा दिखाई देते हैं जिसको उसने पानी पिलाया था। वो साधु बाबा के पास जाती है और कहती है, प्रणाम बाबा, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, कृपया कर मेरी थोड़ी मदद कीजिए। अवश्य बेटी, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है लोगों की सहायता करते हुए। तुम निस्वार्थ भावना से सबकी मदद करती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐसा कहकर साधु बाबा एक छोटा सा पौधा प्रकट करते हैं और कहते हैं, ये पौधा तुम अपने साथ घर ले जाओ और इसको अपने आंगन में बो देना। ये एक जादुई पौधा है, एक दिन में ही ये एक विशाल आम के पेड़ का रूप धारण कर लेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन ये पौधा जादुई है, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता। तुम इसे अपने आंगन में बो देना, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा।
साधु बाबा से वो पौधा लेकर सुषमा अपने घर आ जाती है और अपने आंगन में वो पौधा लगा देती है। अगली सुबह जब सुषमा सोकर उठती है तो उस पौधे को देखने जाती है। वो पौधा अब एक विशाल आम के पेड़ में बदल गया था। ये देखकर सुषमा बहुत हैरान हो जाती है और अपनी सास और बेटी दोनों को आवाज लगाकर बुलाती है। माँ, कल तक तो यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं था, फिर अचानक से यहाँ पर इतना विशाल पेड़ कैसे आ गया? उसके बाद सुषमा अपनी बेटी और सास को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर वो सभी बहुत खुश होती हैं। माँ, इस आम के पेड़ के आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या एक आम मैं खा लूँ? हाँ बेटी, क्यों नहीं। आरती उस पेड़ में से एक आम तोड़ लेती है। वो जैसे ही आम अपने हाथ में लेती है वो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि वो आम कोई साधारण आम नहीं था बल्कि सोने का आम था। माँ, ये तो सोने का आम है, इसका मतलब इस पेड़ पर जितने भी आम लगे हैं वो सब सोने के हैं। सुषमा और 2-4 आम तोड़कर देखती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि पेड़ पर लगे सभी आम सोने के थे। सुषमा पेड़ से 4 आम तोड़कर सुनार के पास जाती है और उन आमों को बेच देती है। उन सोने के आम के बदले सुषमा को ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। अब मानो उनकी जिंदगी के सारे कलेश दूर हो गए थे। उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो सोने का आम बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लेते थे। धीरे धीरे सुषमा का परिवार बहुत अमीर हो गया। उन्होंने एक बहुत बड़ा घर बना लिया और शानो शौकत से रहने लगे। लेकिन ये बात वीरू को कहाँ पचने वाली थी। सुषमा की तरक्की देखकर वो बहुत जल जाता है। मैंने इसके परिवार को बर्बाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये तरक्की पे तरक्की किए जा रही है। अब मैं सुषमा को किसी काम पर भी जाते हुए नहीं देखता हूँ। फिर ये इतना पैसा ला कहाँ से रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा। वीरू चोरी चुपके सुषमा के घर में नजर रखने लगता है। ऐसा करते हुए उसे जादुई सोने के आम के पेड़ के बारे में पता चल जाता है। ये जानकर वो बहुत अचंभित होता है और अपने मन में सोचता है, आखिर इस औरत को ये सोने के आम वाला पेड़ मिला कहाँ से? कहीं से भी मिला हो, आज रात में इस पेड़ का खात्मा कर दूंगा। उसी रात वीरू पेट्रोल डालकर उस पेड़ को आग लगा देता है, जिस कारण सोने के आम वाला पेड़ आग में झुलस जाता है। अगली सुबह जब सुषमा पेड़ को जला हुआ देखती है तो खूब रोती है। तुम्हारी ये हालत किसने कर दी जादुई पेड़? तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकती हो, प्लीज वापस आ जाओ। तभी वहाँ पर सुषमा की बेटी और सास दोनों आ जाती है। जब दोनों आग से झुलसा हुआ पेड़ देखती है तो उनके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो पेड़ कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तुम्हारे पड़ोसी वीरू ने मेरी ये हालत की है। वो तुम्हारी तरक्की से बहुत चिढ़ता है। मैं तो अब मरने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो सोने के आम का पेड़ वहाँ पर एक जादुई फ्रॉक प्रकट करता है और कहता है, ये एक जादुई फ्रॉक है, इस फ्रॉक से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो पेड़ चुप हो जाता है और फिर कभी नहीं बोलता। सुषमा और उसके परिवार को वीरू पर बहुत गुस्सा आता है। वो जादुई फ्रॉक को सबसे पहला आदेश देते हैं कि वो वीरू को सबक सिखाए। तभी फ्रॉक में से डंडे चप्पल निकलते हैं और वो वीरू के घर जाकर उसकी खूब पिटाई करते हैं। इतनी पिटाई कि उसके एक टांग और एक हाथ टूट जाता है। अब वीरू चारपाई पर पड़ जाता है और दूसरी तरफ आम के पेड़ के जादुई फ्रॉक के कारण सुषमा का परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है। भिखारन को मिला जादुई घाघरा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अनीता नाम की एक भिखारन रहा करती थी। अनीता का इस दुनिया में कोई ना था। अनीता एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। सुबह होते ही अनीता गांव में भीख मांगने निकल जाती थी। उसको लोगों से जो भी रूखा सूखा खाना मिलता था वो खुशी से खा लेती थी और दोपहर को थक हार कर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आकर सो जाती थी। दिन का जो खाना बचता था उसको वो शाम को खाती थी और अगर कभी कभार खाना नहीं होता था तो वो भूखी ही सो जाती थी। इसी तरह की जिंदगी जीते जीते अनीता की उम्र 60 साल की हो गई। उसके चेहरे की सारी झुर्रियां लटक गई थी
और वो डंडे के सहारे चला करती थी। उसको तो अब खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? पहले तो जैसे तैसे मेरा मांग कर गुजारा चल रहा था, लेकिन अब तो कोई खाना भी नहीं देता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। क्यों ना मैं जंगल में जाकर फल तोड़कर खा लूं और अपना पेट भर लूं। इतना सोचकर अनीता गांव के पास वाले जंगल में जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि दूर दूर तक सूखा होने के कारण वहां पर कोई फल फूल नहीं है। थक हार कर अनीता एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ गई। शाम हो गई, अनीता अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठी थी। हे भगवान, आज तक मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया, कोई बुरा काम नहीं किया, बल्कि जो रूखा सूखा मिला वही खा लिया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भूख और प्यास के कारण मैं अपना दम यहीं तोड़ दूंगी। अनीता इतना सोच ही रही थी कि तभी अनीता के पास एक घायल चिड़िया आकर गिर जाती है। अनीता देखती है कि उसके पीछे एक खूंखार चील पड़ी है, इसलिए अनीता ने अपनी लाठी से चील को वहां से भगा दिया। उसके बाद अनीता ने नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और अपनी पुरानी सी बोतल में से एक बूंद पानी उस चिड़िया के मुंह में डाल दी। चिड़िया के मुंह में पानी की बूंद जाते ही उसने अपनी आंखें खोल दी और वो चिड़िया अचानक से एक परी के रूप में बदल गई और बोली, अरे अनीता, तुम कितनी अच्छी हो। इतने बुरे हालात होते हुए भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है, वो चील हमारे दुश्मन राज्य के शैतान लोक का राजा था, जो चील के रूप में मुझे खा जाना चाहता था। और मैं परी लोक की राजकुमारी अनामिका हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। इसके बाद अनीता सोच में पड़ गई। अगर मैं कहती हूँ मेरे को पेट भर खाना चाहिए तो सिर्फ मेरी भूख मिटेगी। क्यों ना मैं परी रानी से कहूँ कि मेरे गांव को बंजर होने से बचा ले और मेरे गांव को फिर से हरा भरा कर दे, ताकि गांव वाले भी परेशान ना रहे और मैं भी गांव वालों से खाना मांगू तो मुझे भी खाना मिल जाए। हाँ, ये ठीक है। इस तरह मेरा गांव भी बच जाएगा और मैं भी। इसके बाद अनीता ने अपनी सोच के अनुसार परी को सारी बात बताई। इसके बाद परी अनीता की अच्छी नीयत और दयालुता को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, अनीता, तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमने अपने लिए कुछ ना मांगकर दूसरों के बारे में भी सोचा। इतना कहकर परी अपने जादू से एक जादुई घाघरा प्रकट करती है। अनीता, मैं तुमको ये जादुई घाघरा देती हूँ। इस घाघरा को पहनते ही तुम संसार की सबसे सुंदर औरत बन जाओगी और तुम्हारे पास खुशी की सारी चीजें होंगी। किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन इस घाघरा को उतारते ही तुम वापस बूढ़ी हो जाओगी। अब तुम अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जियो। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। परी के जाने के बाद अनीता सोचने लगी, परी रानी भी बड़ी अजीब है। भला मैं इस उम्र में संसार की सबसे सुंदर औरत बनकर क्या करूंगी। चलो फिर भी देखती हूँ कि क्या जादू करती है ये घाघरा। इतना सोचकर अनीता वो जादुई घाघरा पहन लेती है। घाघरा पहनते ही चमत्कार हो गया। अनीता एक सुंदर लड़की में बदल गई और उसके चारों तरफ सेविकाएं थीं, जो उसकी सुरक्षा करने के लिए थीं। अनीता पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब अनीता भूल चुकी थी कि वो एक 60 साल की भिखारन बुढ़िया है। थोड़ी देर बाद वो अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। जैसे ही अनीता अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचती है, तो वो देखती है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी है और महल के बाहर बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे। अरे, ये महल किसका है? यहाँ तो हमारे गांव की बूढ़ी भिखारन रहती थी ना। हाँ, लगता है वो बूढ़ी भिखारन ने ये जगह एक राजकुमारी को दे दी है, तभी तो यहाँ पर इतना बड़ा महल बना है। उस दिन से अनीता अपने आलीशान महल में रहने लगी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे और गांव में रहने वाले सभी पुरुष अनीता से विवाह करने के लिए उत्सुक हो गए। लेकिन अनीता हमेशा विवाह करने से इनकार कर देती थी। और एक दिन किसी नगर के राजा अशोक राज के बेटे राजकुमार लक्ष्य ने अनीता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को अनीता मना ना कर पाई
और अनीता का विवाह राजकुमार लक्ष्य से हो गया। विवाह होने के बाद अनीता को डर था कि किसी को पता न चल जाए कि वो गांव की बूढ़ी भिखारन है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं गांव की बूढ़ी भिखारिन हूँ तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन हो भी क्या सकता था, विवाह हो चुका था और अनीता रानी की तरह महल में रहा करती थी। अनीता अपनी जादुई घाघरा सिर्फ नहाते समय ही उतारती थी और उसने अपनी सभी दासियों को ये आदेश दे रखा था कि अगर जब मैं स्नान कर रही हूँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान मेरे स्नान की जगह पर ना आए, और अगर कोई उस समय वहाँ पर आ गया तो उसको सीधा मृत्यु दंड मिलेगा। दासियों को अनीता की ये बात समझ नहीं आई, लेकिन दासियां अनीता के कहने पर ही सब काम करती थीं। लेकिन एक दिन महल में एक बच्ची खेल रही थी। वो बच्ची खेलते खेलते अनीता के स्नान वाली जगह पर पहुंच जाती है। छोटी बच्ची को अनीता का जादुई घाघरा दिखाई देता है। ये घाघरा तो बड़ा ही सुंदर है और बहुत चमक भी रहा है। क्यों ना मैं ये घाघरा महारानी के कमरे में रख दूं, क्योंकि इतना महंगा घाघरा उन्हीं का हो सकता है। इतना सोचकर छोटी बच्ची उस घाघरा को उठाकर अनीता के कमरे में रख देती है। थोड़ी देर बाद अनीता स्नान करके जैसे ही बाहर आती है तो देखती है उसका घाघरा वहाँ पर मौजूद नहीं है और अनीता का शरीर इस समय पूरा बूढ़ा था और वो बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी। उसने अपना जादुई घाघरा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको अपना जादुई घाघरा कहीं नहीं मिला। इसलिए वो मजबूरन अपने कमरे में ऐसे ही बदसूरत रूप में आ गई। अनीता देखती है कि वो घाघरा उसके कमरे में ही रखा है। जैसे ही अनीता उस घाघरा को पहनने लगी, तभी वो छोटी बच्ची अनीता को देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दासियों जल्दी देखो, महारानी के कमरे में कौन घुस गया। देखो ये कितनी खतरनाक औरत है जो बिना डरे महारानी के घाघरे को पहन रही है, जल्दी आओ। उस छोटी बच्ची की आवाज सुनकर सारी दासियां कमरे में आ जाती हैं और अनीता को देखकर घबरा जाती हैं। कौन हो तुम और हमारी महारानी कहाँ पर है? बताओ तुमने क्या करा हमारी महारानी के साथ? अगर तुम नहीं बताओगी तो हमारे महाराज तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि वही महारानी है, लेकिन कोई भी उसकी एक ना माना और राजा ने उसको महारानी का कातिल समझकर मृत्यु दंड दिया और बोला, मृत्यु से पहले सबकी एक इच्छा पूरी की जाती है। वैसे तो तुमने महापाप किया है, लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगने देंगे। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं एक बार महारानी के कक्ष में जाऊं। राजा ने अनीता की इच्छा को मान लिया और महारानी के कक्ष में छुड़वा दिया। कक्ष में पहुंचते ही सबसे पहले अनीता ने उस जादुई घाघरा को पहन लिया। जादुई घाघरा को पहनते ही अनीता फिर से बहुत ही सुंदर बन गई और बाहर आकर सिपाही से बोली, अब मुझे लेकर महाराज के पास चलो। सिपाही अनीता को देखकर हैरान हो गए और बोले, महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी जी, वो दुष्ट जादूगरनी कहाँ गई? लगता है मृत्यु दंड के डर से उसने आपको वापस महारानी बना दिया है। राजा अनीता को वापस देखकर बहुत खुश हुआ। महारानी, आपको वापस देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब वो जादूगरनी बेकार में भाग गई। अगर वो आपके साथ वापस बाहर आती तो मैं उसकी सजा माफ कर देता। उस दिन के बाद से अनीता उस महल में हंसी खुशी रहने लगी। जादुई लहंगे का तालाब। ये कहानी दीपिका और मीनाक्षी नाम की दो लड़कियों की है जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दीपिका मीनाक्षी के पड़ोस में ही रहती थी। दीपिका एक गरीब घर से थी। पिता के गुजर जाने के बाद दीपिका की माँ जानकी सिलाई करके घर का गुजारा चलाती थी। वहीं मीनाक्षी बहुत अमीर थी। उसके पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस वजह से उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मीनाक्षी स्वभाव से बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। मीनाक्षी अक्सर दीपिका का मजाक उड़ाया करती थी। अरे दीपिका, तुम जब देखो पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज आ जाती हो। पता नहीं तुझे इस कॉलेज में दाखिला कैसे मिल गया। ये कॉलेज तो हम जैसे अमीरों का है, तुझ जैसे भिखारियों का नहीं।
दीपिका को मीनाक्षी की बातों का बुरा तो लगता, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। दीपिका पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। वहीं मीनाक्षी आवारा लड़के लड़कियों के साथ मौज मस्ती किया करती थी। एक दिन कॉलेज में रोहित नाम के लड़के ने एडमिशन लिया। रोहित दिखने में बहुत ही स्मार्ट था और उसके पिता शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कॉलेज की लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन रोहित को दीपिका की सादगी बहुत भा गई। फिर रोहित किसी बहाने से दीपिका के पास गया। हेलो दीपिका, सुना है तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो। क्या तुम पढ़ाई में मेरी कुछ मदद कर सकती हो प्लीज? हाँ जरूर, बताइए आपको किस विषय में मुझसे मदद चाहिए। इस तरह धीरे धीरे रोहित और दीपिका के बीच दोस्ती हो गई। मीनाक्षी भी रोहित से दोस्ती करना चाहती थी। एक दिन मीनाक्षी रोहित के पास गई और बोली, हाय रोहित, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? आई एम सॉरी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला गया। तब मीनाक्षी गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा प्रपोजल ठुकराया। मैं भी देखती हूँ तू कब तक मुझसे दोस्ती नहीं करता। अरे मेरे जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की तुझे ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल सकती। देखना, एक दिन अपने आप तू मेरे पीछे पीछे भागा आएगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। मीनाक्षी रोहित से बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन रोहित मीनाक्षी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। एक दिन मीनाक्षी ने रोहित को दीपिका के साथ बात करते हुए देख लिया। अरे इस पागल को भिखारी नहीं मिली थी, देखो कैसे हंस हंस कर उससे बात कर रहा है। वहीं दूसरी ओर रोहित और दीपिका धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी तरह काफी दिन बीत गए। अब उनका कॉलेज भी खत्म हो चुका था। दीपिका, अब तो हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया है। अब समय आ गया है हमें अपने घर वालों को एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन रोहित, तुम तो बहुत अमीर हो और मैं गरीब घर की हूँ। हमारे इस रिश्ते से तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस मेरी खुशी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। तुम खुशी खुशी घर जाओ, अपनी माँ से हमारे बारे में बात करो। उसके बाद रोहित और दीपिका घर जाकर अपने परिवार से बात करते हैं। दोनों के घर वाले मान गए। इस तरह उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी तय हो गई। जब ये बात मीनाक्षी को पता चली तो वो गुस्से से जलकर राख हो गई। उस भिखारन लड़की की शादी रोहित से हो रही है। मैं किसी भी कीमत में उन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। रोहित से सिर्फ मेरी ही शादी होगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए दीपिका रोहित से शादी कैसे कर सकती है। शादी को सिर्फ एक ही दिन बचा था। दीपिका की माँ जानकी दीपिका के लिए सुंदर सा लहंगा खरीद कर लाई। इतने में वहाँ मीनाक्षी आई। अरे मीनाक्षी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये देखो मेरा शादी का लहंगा सुंदर है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं कल आती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। इतना कहकर मीनाक्षी वहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूँ? कल इस भिखारिन की शादी है मेरे रोहित के साथ। कैसे रोकूं? मुझे कुछ करना होगा आज रात ही। ये सोचकर मीनाक्षी रात के अंधेरे में दीपिका के घर गई और दीपिका का शादी का लहंगा जला दिया। अब देखती हूँ इस भिखारिन की शादी कैसे होती है। अगली सुबह जब दीपिका सोकर उठी और अपना शादी का लहंगा जला हुआ देखा तो चीखते हुए बोली, माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आइए। देखिए माँ, ये सब क्या हो गया? मेरे शादी का लहंगा पूरी तरह जल गया। माँ, मैं शादी में क्या पहनूंगी? बेटी, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। जो भी पैसे थे तेरे शादी का सामान और लहंगा लाने में खर्च कर दिए। अब मैं इतनी जल्दी नया लहंगा कहाँ से खरीद कर लाऊं? अब मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? थोड़ी देर बाद मीनाक्षी वहाँ आई। अरे दीपिका, तुम्हारी तो आज शादी है ना? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, क्या हुआ? दीपिका रोते हुए मीनाक्षी को अपना जला हुआ शादी का लहंगा दिखाती है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अब अगर तुम इस हालत में बाहर जाओगी तो रोहित की बहुत बेइज्जती होगी। क्या तुम यही चाहती हो दीपिका? इससे तो अच्छा होगा कि तुम शादी के लिए मना कर दो। माँ, मेरे पास अब एक ही रास्ता है। मैं घर से भाग जाती हूँ। बारात आ जाए तो आप कह देना कि मुझे रोहित से शादी नहीं करनी। दुखी होकर दीपिका घर छोड़कर चली गई। थोड़ी दूर चलने के बाद दीपिका को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के किनारे बैठकर दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस तालाब से आवाज आई, बेटी रो मत, मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये आवाज कहाँ से आई?
मैं जादुई तालाब बोल रही हूँ। बताओ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? दीपिका रोते हुए जादुई तालाब को सारी बात बताती है। अच्छा, ये लो बेटी, ये जादुई लहंगा है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। जल्दी से इस लहंगे को पहन लो। दीपिका ने जैसे ही वो जादुई लहंगा पहना, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। हे जादुई लहंगे के तालाब, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं बेटी, मुझे पता है तुम बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो। अब तुम जल्दी जाओ बेटी, तुम्हारी बारात आ चुकी है। तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जादुई लहंगे की मदद से दीपिका पलक झपकते ही अपने घर पहुंच गई। तब तक बारात भी आ चुकी थी। तभी मीनाक्षी रोहित को दीपिका के बारे में बताते हुए बोली, रोहित, क्या तुम्हें पता है दीपिका घर छोड़कर भाग चुकी है। वो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो दीपिका की माँ से ही पूछ लो। माँ जी, क्या मीनाक्षी सच बोल रही है? मीनाक्षी की माँ बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी रही। देखो, अगर बारात खाली हाथ जाएगी तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। हाँ बेटा, यह लड़की सही बोल रही है। हमारी इज्जत का सवाल है, तुम इस लड़की से शादी कर लो। वैसे भी यह लड़की हमारे ही स्टेटस की है। हमने तुम्हारी बात पिछली बार मान ली थी, अब तुम हमारी बात का मान रखो। हमारी इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथों में है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ मीनाक्षी। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर मीनाक्षी खुशी से नाचने लगी। तभी वहाँ पर दीपिका जादुई लहंगा पहने हुए आ पहुँची। रुक जाओ रोहित, मैं यहीं पर हूँ। मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। दीपिका को दुल्हन के वेश में अचानक वहाँ देखकर मीनाक्षी हैरान हो गई। अरे, तुम तो शादी छोड़कर भाग गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? अरे नहीं, मैं भागी नहीं थी। वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गई थी। ये झूठ बोल रही है। और सच सच बता, तेरे पास इतना सुंदर लहंगा कहाँ से आया? कल रात को मैंने तेरा शादी का लहंगा जलाकर राख कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तेरी शादी रोहित से नहीं होने दूंगी। रोहित की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे, समझी? मीनाक्षी की बात सुनकर दीपिका को बहुत गुस्सा आया और उसने मीनाक्षी को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने तुझे अपना दोस्त माना और तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तभी मीनाक्षी ने गुस्से में रिवॉल्वर निकालकर दीपिका की ओर ताना। भिखारिन कहीं, तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी जादुई लहंगा अपने जादू से रिवॉल्वर को फूल में बदलकर मीनाक्षी को रस्सियों से बांध दिया। दुष्ट लड़की, तुम मेरे होते हुए दीपिका का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। दीपिका, तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। दीपिका के कहने पर जादुई लहंगा ने मीनाक्षी को रस्सियों से आजाद कर दिया। उसके बाद दीपिका और रोहित की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। जादुई लहंगे की मदद से दीपिका गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी।